दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी कुछ खोया कुछ पाया पार्ट 1। एक बेस कोट पूरे चेहरे पर, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर, ब्लशर, मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और स्टाइलिश हेयर डू। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। टैक्सी आती होगी 5 मिनट में। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना मेकअप ख़त्म किया। फिर आदतन हैंडबैग चेक किया। कार्ड्स, मोबाइल, चार्जर, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, एक पैकेट बिस्किट, मेडिसिन किट, सब ठीक था। मैं हल्के कदमों से बेडरूम तक गई। डबल बेड के एक कोने में मोटा सा कंफर्टर ओढ़ के अनिरुद्ध सो रहा था। उसके धीमे खर्राटों की आवाज़ सुन के मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई। ड्रेसिंग रूम के आईने पे एक नोट चिपका दिया। 4:30 AM, लीविंग, सी यू इन 4 days, लव। मैंने एक सरसरी नज़र पास रखी डस्टबिन पर डाली। अलग अलग रंग की पर्चियाँ बॉल बनाकर फेंकी हुई थीं। ये वो पर्चियाँ थीं जो मैं और अनिरुद्ध ड्यूटी पर जाते समय एक दूसरे के लिए लिखकर छोड़ जाते थे। एक छोटा सा गुड बाय नोट। उनमें ज़्यादातर यही लिखा रहता था, जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मिलते हैं 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद। और आखिर में लव, यानी अंग्रेजी के 4 अल्फ़ाबेट जिनका मतलब कब तक प्यार था और कब रस्म अदायगी हो गया, नहीं कह सकती। ये नोट्स के जरिए बात करना हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। आज से 2 साल पहले जब अनिरुद्ध और मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, तभी से ये सिलसिला जारी है। क्या करते, ये हमारी नौकरियों की मजबूरी थी। मैं एक बड़ी एयरलाइन में फ़्लाइट अटेंडेंट यानी एयर होस्टेस थी और अनिरुद्ध पायलट। हमारे काम करने का समय अक्सर मैच नहीं करता था और वर्किंग आवर्स भी अटपटे होते थे। ऐसे में एक दूसरे से मिलने में ही कई बार 10-10 दिन गुजर जाते थे। और ऐसा होगा ये हम तब भी जानते थे जब अपने रिश्ते को दोस्ती के पायदान से ऊपर ले गए थे। लेकिन तब लगा था कि क्या फ़र्क पड़ता है, कैसा भी रूटीन हो, प्यार है तो दूरियां भी नज़दीकियां बन जाएंगी। कितने रूमानी दिन थे वो, बादलों जैसे हल्के, फूलों जैसे रंगीन। पहली बार मैं और अनिरुद्ध दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट में मिले थे। मेरे हाथ से कॉफ़ी लेते वक्त अनिरुद्ध ने बिना मेरी तरफ देखे मग थाम लिया था। वो को पायलट से कुछ बात कर रहा था और मैं उसको देखती रह गई थी, जैसे वो बादलों के बीच उड़ता कोई ग्रीक देवता हो। वो शायद पहली नज़र का प्यार था। 20 साल की मैं, नई नई फ़्लाइट अटेंडेंट गार्गी कश्यप, और वो 28 साल का हैंडसम पायलट अनिरुद्ध ग्रोवर। क्या बला का कॉन्फिडेंस, क्या फर्राटेदार अंग्रेजी, वैसे ही शानदार हिंदी और फ्रेंच भी, और माथे पर गिरते मुलायम बाल और भी बहुत कुछ। सच कहूं तो सब कुछ। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगी थी। उसकी आवाज़, उसका गुनगुनाना, उसका मेरा नाम पुकारना। उस पहली मुलाकात के बाद मेरा मन 30-35 हज़ार फीट ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज से भी ऊंची पींगे भरने लगा था। दूर तक फैले अंतहीन आसमान से भी ज्यादा आसमानी हो गया था मेरा मन। उफ, कितना अच्छा एहसास था किसी के प्यार में पड़ जाना। मैं हर फ्लाइट के बाद दुआ करती कि अगली बार भी मुझे अनिरुद्ध के साथ ही जाने को मिले। मेरा बस चलता तो ड्यूटी शीट में फेरबदल कर डालती, लेकिन कोशिशों के बिना भी मेरी ज्यादातर फ्लाइट्स अनिरुद्ध के साथ ही शेड्यूल होती थीं। वो शायद मेरी दुआओं के कबूल होने वाले दिन थे। मैंने एयर होस्टेस की नौकरी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझको घूमने का शौक था। हवाई यात्राएं अपनी तरफ खींचती थीं। मैं दुनिया भर के छोटे बड़े शहर सब देखना चाहती थी। जब पहली बार मैंने हिंदुस्तान के बाहर कदम रखा तो बौरा गई थी। जयपुर जैसे शहर के बाद मैंने पहली बार मुंबई देखा था और उसके बाद सीधे दुबई, वो शहर जो मुझे एक जादुई दुनिया सा मालूम हुआ। दुबई एयरपोर्ट मेरे लिए दुनिया का 8वां अजूबा था। जाने कहाँ कहाँ के लोगों का जमावड़ा था वहाँ। अमेरिकन, ब्रिटिश, फिलिस्तीनी, रशियन, फ्रेंच और फिर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तो थे ही। अलग अलग नैन नक्श, अलग भाषा, पहनावे भी अलग। मेरे साथ चल रहे क्रू मेंबर्स मेरा हैरान होना देखकर मुस्कुरा रहे थे। जानते थे कि कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, फिर मैं ध्यान भी नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने नहीं छोड़ा यात्रियों को देखना, उनको देखकर कहानियां गढ़ना। मेरी नौकरी का मकसद कई सालों में भी नहीं बदला। टेक ऑफ के समय जमीन से ऊपर उठता प्लेन अब भी मेरे भीतर रोमांच पैदा करता था।
कैन आई गेट यू समथिंग? मीठी आवाज में यात्रियों से पूछते हुए मैं कनखियों से खिड़की के बाहर छितराए बादलों के गुच्छों को ताक लेती थी और हर बार टच डाउन के समय एक तसल्ली महसूस करती कि लौट आई हूं अपनी जमीन पर। लेकिन फिर मैं अनिरुद्ध के करीब जाने लगी और पता नहीं कब बाकी सब मुझसे दूर जाने लगा। उससे मेरा इश्क थोड़ा दीवानों जैसा था। मैं उसकी फैन थी, उसके व्यक्तित्व से बुरी तरह प्रभावित। उसने मुझे अपनी बाहों में इस तरह भरा कि मुझे कुछ और दिखाई देना बंद हो गया था। वो मेरे इश्क के ज्वार वाले दिन थे, ऊंची लहरें और किनारों को अपने में डुबोता खारा पानी। कुछ दिनों की दोस्ती, उसके बाद मोहब्बत के चंद महीने, फिर मैं और अनिरुद्ध एक साथ रहने लगे थे। उसने साथ रहने को कहा और मैं झट से तैयार हो गई। ज्यादा सोचने जैसा कुछ था भी नहीं। प्यार करती थी उससे, 24 घंटे उसका साथ। इससे ज्यादा मैं और कुछ चाहती भी नहीं थी। हालांकि साथ रहते हुए भी ऐसे 24 घंटे हमको बड़ी मुश्किलों से नसीब होते थे, यानी जब हम दोनों ड्यूटी पे ना हों। लेकिन जब ऐसा मौका आता तो वो सारा समय हम मनचाहे ढंग से बिताते। किचन में नई नई रेसिपी ट्राई करने से बड़ा एडवेंचर तब कुछ नहीं होता था। कमरे में ताज़े फूल सजाना, फर्नीचर की सेटिंग्स बदलना, अलग अलग देशों से लाए मेमेंटोज को सहेजना या किसी कोने में लैंप रख के हल्की रोशनी में धीमा संगीत सुनना, सब कुछ एक परफेक्ट इक्वेशन के जैसा था, बैलेंस्ड। लेकिन धीरे धीरे हिसाब गड़बड़ाने लगा, रिश्तों के समीकरण बदलने लगे। अनिरुद्ध की फ्लाइट्स मुझसे अलग रहने लगीं और ऐसा अब अक्सर होता था। लेकिन बात सिर्फ फ्लाइट्स बदलने की नहीं थी। मुझे अनिरुद्ध भी अब बदलता हुआ महसूस होने लगा था। मटीरियलिस्टिक होता जा रहा था। तोहफे खरीदते समय पसंद नापसंद की जगह प्राइस टैग देखने लगा था। यार तुझे ना प्लैटिनम पहनना चाहिए, ये पुराने सारे गहने लॉकर में डाल दो, अनिरुद्ध मुझको टोक देता। ओल्ड इज गोल्ड अनिरुद्ध। मैं मुस्कुराते हुए माँ के कंगन अपनी कलाई में उतार लेती, लेकिन अनिरुद्ध कहाँ मानता। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज ओल्ड फैशन, कहते हुए मेरे हाथ से कंगन उतार कर कोई महंगी क्रिस्टल घड़ी बांध देता। ऐसे लम्हों में मुझे उसका स्पर्श भी कितना पराया, कितना गैर रूमानी लगता, ये मैं उसको बताना चाहती थी। उसे कहना चाहती थी कि मत करो ऐसा, मैंने जिससे प्यार किया तुम वैसे ही रहो, लेकिन नहीं कह पाती। उसने अपने फ्लाइट आवर्स बढ़ा दिए थे। वो ज़्यादा वक्त उड़ान में रहता और मैं ज़मीन पे खड़ी नापती रहती कि वो कितना ऊंचा, कितनी दूर चला जा रहा है। मुझे उसके घर में घुटन होने लगी थी, ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने जैसी घुटन। मोबाइल में कॉल आ रहा था। स्टाफ टैक्सी नीचे पहुंच चुकी थी। मैंने एक बार आईने में अपनी शक्ल और उस पर चिपका नोट देखा जिस पे मेरे लिखे अक्षर थे। मैं दोबारा पढ़ने लगी। 4:30 AM, लीविंग, सी यू इन 4 days, लव, सी यू। नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती थी उससे। 4 दिन में नहीं, 40 दिन में भी नहीं। और ये लव, नहीं जानती कि अब प्यार बाकी भी है या नहीं। मैंने स्लिप नोच के फेंक दी और पैड से दूसरा कागज निकाल कर नया नोट लिखा। आई एम लीविंग, शायद यही ठीक है। आई डोंट फील द सेम फॉर यू। ठीक है, हाँ, अपना सामान अगले हफ्ते आके शिफ्ट कर लूंगी। मैं तेजी से बाहर निकल आई और लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर के लिए जी प्रेस कर दिया। जानती थी कि इस तरह चोरों की तरह निकल जाना गलत है, लेकिन शायद मैं अनिरुद्ध के सामने रहते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए उसको छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। आधे घंटे के बाद मैं एयरपोर्ट पे थी। छोटा सा ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए मैं अनिरुद्ध का घर छोड़ आई थी। अब मुझे बैगेज चेक इन के साथ सभी केबिन क्रू के साथ सिक्योरिटी चेक के लिए जाना था। उसके बाद फ्लाइट ब्रीफिंग के लिए डिस्पैच डेस्क में रिपोर्ट करना था। मैं वहीं बाहर पड़ी कुर्सियों पे बैठ गई। मन अजीब सी उहापोह में था। अनिरुद्ध के लिए लिखा वो नोट मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। कैसा लगेगा उसे जब वो जागेगा और उसकी नज़र उस नोट पर पड़ेगी। उसके लिए कितना बड़ा शौक होगा। हालांकि बीते दिनों में मैंने उससे कहा है कि मैं उसके साथ अब सहज महसूस नहीं करती हूँ और थोड़ा वक्त चाहती हूँ, अलग होकर रहना चाहती हूँ। लेकिन वो मेरी बात हवा में उड़ा देता और मुझको अपने करीब खींच लेता, कस लेता अपनी बाहों में। उसे छोड़ने का मेरा फैसला वहीं उसके सीने में कहीं घुट कर दम तोड़ देता। इसलिए आज इस तरह नोट छोड़ के आई हूँ, चली आई हूँ उसको बिना कहे। मैंने अपना हलक सूखता हुआ महसूस किया। मैंने बैग से पानी निकाला, 2 घूंट पीकर वापस रखा तो ढेर सारा पानी बैग में छलक गया।
मुझे अपनी बेख्याली पर गुस्सा आया। मैं सारा सामान बाहर निकालकर बैग टिश्यू पेपर से सुखाने लगी कि तभी बैग की लाइनिंग के नीचे मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने अंदर हाथ डाल के टटोला तो मेरे हाथ में खाकी कागज़ में लिपटे 2 पैकेट थे जिनमें एक सफ़ेद चिकना पाउडर रखा था। मैं कांप गई। ये क्या है? ड्रग्स? इतने साल एयरलाइन में नौकरी के बाद इतनी तो समझ आ गई थी मुझको, कई दफ़े देखा था, पर ये मेरे बैग में? क्या करूं? सिक्योरिटी को बुलाऊं? चुपचाप फेंक दूं डस्टबिन में? किसी ने देखा तो? उफ, मुझे लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूं। मैं वहीं कुर्सी पे बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आपाधापी, जगमगाते डिस्प्ले बोर्ड्स, हाथ में बोर्डिंग पासेस थामे लोगों की लंबी लंबी कतारें, लगातार होते फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट। सैकड़ों लोग जैसे एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक का सफर तय कर रहे हों। एक दूसरे से विदा लेते कुछ उदास चेहरे, किसी से मिलने की बेताबियां लिए चमकती आंखें, एक बेलगाम बातें करने वाले गाइड के साथ चलने वाला टूरिस्ट ग्रुप। एक दुनिया थी ये, छोटी सी। इन सब से परे मैं अपनी फ्लाइट के लिए सिक्योरिटी चेक कराने के बजाय एक कोने में एक तरफ दुबकी बैठी थी, ऐसे कि किसी को ये न लगे कि छिप रही हूं, और ऐसे भी कि किसी को नजर आ जाऊं। धौंकनी की तरह चलती सांसों को थामने की कोशिश में कि कहीं कोई सांसों की आवाज से ही न पूछ बैठे कि माजरा क्या है। शुक्र है कि दिल कितना भी तेज धड़क ले, उसकी आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। चेहरा सपाट रख के शांत होने का भरम फैलाया जा सकता है। एक हाथ में मेरा बैग और कुछ पैकेट्स जिनके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ कैसे आए, कब आए। पर यह कोई आम चीज नहीं थी, ये मैं पूरे यकीन से जानती थी। मैं कांप रही थी, जैसे किसी गौरैया ने दिसंबर की सर्दियों में ठंडे पानी में डुबकी लगा दी हो और अब उसके पर भीग गए हों। बहेलिया जाल फैलाए सामने था और वो उड़ नहीं पा रही थी। हे भगवान, मेरे सामने ये कैसी परेशानी आ गई थी। वो भी तब जब मेरा मन पहले की किसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था, लड़ रहा था एक भीतरी लड़ाई। अनिरुद्ध से अलग होने का फैसला मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत तकलीफ देह बात थी। कसमसाया था मेरा मन। आई एम लीविंग, ये 3 शब्द उसे लिख के देना बहुत मुश्किल था। मैंने उससे प्यार अपने लिए किया था, कुछ एक तरफा सा। फिर हम दोनों एक हो गए एक दूसरे के लिए, और अब मैं अपने लिए ही उससे दूर जा रही थी, बिना उसकी रजामंदी लिए। उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकलते वक्त बहुत घुटन, एक तकलीफ महसूस हुई थी मुझे, और कुछ और सूझ भी नहीं रहा था। जिंदगी में कुछ फैसले हमें दिमाग से करने होते हैं। दिल गुमराह करता है। प्यार के लालच में ये चोरी चोरी दुख से हाथ मिला देता है। मैंने भी दिमाग की सुनी थी, छोड़ आई थी अनिरुद्ध को। हजारों वॉट की रोशनी से जगमगाते एयरपोर्ट में भी मुझे अपनी आंखों के आगे अंधेरा मालूम हो रहा था। रनवे पर दौड़ते बड़े बड़े जहाजों का शोर भी मेरे अंदर की सुगबुगाहट को दबा नहीं पा रहा था। क्या करूं क्या ना करूं की उलझन में सिर्फ एक ही नाम सूझ रहा था, अनिरुद्ध। वो नाम जो पिछले कुछ सालों से मेरे हर सवाल के जवाब में होता था। वो नाम जो रुक जाने पर मुझे आगे धकेलता था, जो मेरे थक जाने पर मुझको गोद में उठा लेता था, मेरे तलवे सहलाता था। ये सच था, लेकिन दूसरे सच का क्या? वो जो आज मैं बेनकाब कराई थी कि मैं उसके साथ नहीं हूं, कि लौटूंगी नहीं अब। क्या करूं, कैसे पुकारूं उसे, और न पुकारूं तो किसे पुकारूं? और अगर मेरे बुलाने से वो नहीं आया तो? मेरी आंखों में छितरा पानी बूंद बनकर गालों तक लुढ़क आया। दिल किया फूट फूट के रो लूं, मगर बिना किसी कांधे के रोकर भी कहां सुकून मिलता है। और रोने से क्या होगा? पहले जो मुश्किल सामने खड़ी है उससे तो निपटूं। मैंने मोबाइल उठाकर अनिरुद्ध का नंबर लगा दिया। उसकी अलसाती हुई आवाज आई, गार्गी, तुम्हें तो भी फ्लाइट में होना चाहिए था ना। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड दिस फ्लाइट। अनिरुद्ध मेरी आवाज को कॉपी करते हुए बोला, तुम्हारी फ्लाइट का क्या हुआ? मैं अनिरुद्ध, कैन यू कम टू मी प्लीज? हे, व्हाट हैपेंड? टेल मी गार्गी, तुम हो कहाँ? एयरपोर्ट नहीं पहुंची क्या? गार्गी, बताओ जल्दी। नाउ आई एम वरीड। अनिरुद्ध की आवाज का आलस गायब हो गया था।
मुझे तेज रोना आया, जैसे रोका हुआ बांध टूट गया हो। अनिरुद्ध, आई नीड यू, आई नीड योर हेल्प। मेरे बैग में मुझे कुछ पैकेट्स मिले हैं, स्मॉल पैकेट्स विद सम वाइट पाउडर। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह गॉड, तुम क्या सिक्योरिटी में हो? अनिरुद्ध भी घबरा गया। नो, मैं अभी बाहर हूं, मैंने कहा तो अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, स्टे देयर, रुको वही, आई एम कमिंग। और तब तक स्टैंड बाय को इन्फॉर्म कर दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू नॉट फ्लाइंग। ओके, मैंने बुदबुदा के कहा। मैं कुछ और कहने और समझने की हालत में नहीं थी। अपने सीने से बैग को चिपकाए मैं वहीं बैठी रही, आंखें बंद किए सोचती रही कि अगर मैं ये बैग लेकर सिक्योरिटी चेक में चली जाती और ये पैकेट डिटेक्ट हो जाते तो। मैं कांप गई। मुझे कई वाकये याद आ गए जब कई पैसेंजर्स कोई चोरी करते पकड़े जाते थे। मुझे उन चेहरों की बदहवासी याद आई। मेरे दिमाग में ड्रग ट्रैफिकिंग की सजाएं घूमने लगीं। और बदनामी, उसका क्या होगा? और माँ पापा, उनको क्या जवाब दूंगी? क्या इसीलिए ऐसी नौकरी की थी? क्या यही था ऊंचाइयां छूने का अर्थ? पहले ही अनिरुद्ध के साथ रहने के फैसले से सब नाराज थे। माँ का बस चलता तो मुझसे तभी रिश्ता ही तोड़ लेती। कौन रहता ऐसे एक साथ शादी किए बिना? ये कहाँ के मॉडर्न हुए तुम लोग? जब एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? माँ का वो विरोध तो मैंने सहन कर लिया था, पर अब क्या सफाई दूंगी? गार्गी, अनिरुद्ध की आवाज पर मैं चौंक गई, बल्कि डर गई, जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। मैंने चेहरा उठाया तो हमारी नजरें मिल गईं। उसकी आंखों में फिक्र थी और मेरी आंखों में भलभलाते हुए आंसू। मैं उठकर अनिरुद्ध के गले लग गई, जैसे तूफानी समंदर में हिचकोले खाती किसी नाव को किनारा मिल गया हो, जैसे ठौर पा गया हो कोई भटका मुसाफिर, या जैसे मेले में बिछड़े किसी मासूम के हाथ फिर किसी अपने का हाथ आ गया हो। गार्गी, काम डाउन। बैग कहाँ है? अनिरुद्ध ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा। मैंने बगल में बैग की तरफ धीरे से डरते डरते उंगली उठाई, जैसे कोई देख न ले। अनिरुद्ध ने बैग अपने कंधे पर टांगा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। जगह जगह घूमते पुलिस वाले, स्निफर डॉग्स देखकर मैं कांप रही थी। 10 मिनट बाद हम कैब में थे। कैब घर की ओर जा रही थी, वो घर जिसे मैं कुछ घंटों पहले छोड़ आई थी। घर क्यों, मेरे बगल में मेरी हथेलियां सहलाते जो शख्स बैठा था उसे भी तो मैं छोड़ आई थी। मुझे लगा मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। जब मैंने खुद को किसी मुसीबत में पाया तब इतनी बड़ी दुनिया में मुझे सिर्फ अनिरुद्ध ही क्यों याद आया? वो शख्स जिससे मैंने रिश्ता तोड़ लिया था, जिसके लिए मैं अब पहले जैसा महसूस नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे बुलाने पर वो चला आया था, वो भी बिना सवाल किए, बिना दोबारा कुछ सोचे, बिना वक्त गंवाए। टैक्सी के अंधेरे में मैं खामोशी से आंसू बहाती रही। पूरे रास्ते अनिरुद्ध मेरी हथेली थामे रहा, हल्के हाथों से मेरी उंगलियां सहलाता रहा। सच कहूं तो उसका स्पर्श मुझे बहुत तसल्ली दे रहा था। घबराया मन सोचता रहा कि अगर वो ना आता तो कह देता कि छोड़ के तो तुम गई हो ना, खुद ही निपटाओ अपनी मुश्किलें। मैंने अपनी उंगलियां अनिरुद्ध की उंगलियों के आसपास कस लीं। 1 घंटे बाद टैक्सी हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध ने मेरा बैग अपने एक कंधे पर टांग रखा था और दूसरे से ट्रॉली खींचने लगा। मैं चुपचाप उसके पीछे चली जा रही थी, बेजान सी, किसी तीसरे लगेज की तरह। घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर अनिरुद्ध ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम खोल दो प्लीज। और वो मोबाइल पर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने लगा। मैं नीचे जमीन कुरेदने लगी। कैसे नजरें मिलाती, कैसे कहती उससे कि मैं तो तुम्हें और ये घर छोड़ के गई थी, और घर की चाबी भी, वो चाबी जो पिछले कुछ सालों से मेरे पास भी रहती थी। अनिरुद्ध ने फोन रखा और अपनी जेब से चाबी निकालकर ताला खोल दिया। नहीं किया उसने कोई सवाल, नहीं मांगी फिर कोई सफाई। आज फिर मुझे उसका ऐसा करना कितना भला लग रहा था, वरना उसकी ऐसी ही बातों पर मैं कितना नाराज हो जाया करती थी कि तुम कभी कोई सवाल क्यों नहीं करते, पूछते क्यों नहीं कि मैं देर से क्यों आई, कि मैं जल्दी क्यों जा रही हूं, या तुम किससे बात कर रही हो, या तुम खामोश क्यों हो। घर के अंदर घुसते ही लेमन ग्रास की भीनी खुशबू मेरी नाक में चली आई। कितनी पहचानी अपनी सी खुशबू। अनिरुद्ध मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, कैफ और कॉफी? मैंने कहा और अंदर चली गई। सामने आईने पर मेरा लिखा नोट अब भी चिपका था, आई एम लीविंग। मुझे गले में कुछ घुटता हुआ महसूस हुआ। अनिरुद्ध ने नहीं पढ़ा होगा क्या?
पढ़ा होता तो शायद निकालता ना वहां से। हम ऐसा ही तो करते हैं, जो नोट देख लेते हैं वो अगले ही पल निकाल लिया जाता है। मुझे थोड़ा राहत महसूस हुई। मैंने नोट खींच के अपनी मुट्ठी में कस लिया। प्रेम भोर का सपना होता है जिसे हम जागने के बाद अलसाई आंखों से बार बार देखना चाहते हैं। और अलगाव, वो एक बुरे सपने जैसा, यानी नाइटमेयर, जो चाहे अनचाहे हमारी नींदों को उचटा देता है, उनींदी रातें देता है, भीगे तकियों वाली सुबह देता है। मैंने भी ऐसी ही रात भोगी थी। वो दिन मेरे जहन में स्याह बादल की तरह छाया हुआ था। बादल तो फिर भी बरस के खाली हो जाते हैं, मैं तो रो रो के खुद को भरा महसूस कर रही थी। एक अनजान डर मेरे भीतर बैठ गया था। अनिरुद्ध बार बार दिलासा देता रहा कि अब क्यों फिक्र करती हो, मत याद करो यार वो सब, मूव ऑन ना, जो हुआ उसको बुरा सपना समझ के भूल जाओ, नाउ स्माइल। उसके कहने पे मैं मुस्कुरा रही थी। दैट्स माई गर्ल, कहते हुए उसका मुझे हौले से चूमना दिलासा देता रहा कि सब ठीक होगा। हालांकि वो पैकेट्स मेरे बैग में आए कैसे, ये सवाल वहीं का वहीं रहा। अनिरुद्ध मुझसे पूछता रहा कि तुमने कहीं बैग छोड़ा था क्या, टैक्सी से कहीं बीच में उतरी थी या कोई और साथ में था क्या। हर सवाल का जवाब ना ही था। 2 दिन बाद मेरे साथ रहने के बाद अनिरुद्ध को जाना था, उसकी फ्लाइट्स थी। जाना ज़रूरी है गार्गी, वरना मैं रुक जाता, तुम्हें इस हाल में कभी छोड़ के नहीं जाता, उसने जाते हुए कहा। मैं कहकर अपनी आवाज़ का कांपना महसूस करती रही। वो घर के दरवाजे पर थोड़ी देर ठिठका रहा, मुझे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर अचानक मुड़ा और चल दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लैपटॉप खोल के कुछ दिनों की लीव के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी। उस रोज़ एयरपोर्ट में मेरे बैग में वो अनजान पैकेट्स मिलने के बाद मेरा आत्मविश्वास हिल गया था। नहीं जानती थी कि तब अनिरुद्ध ना आया होता तो मेरा क्या होता, या अगर मैं सिक्योरिटी चेक में पकड़ी जाती या खुद सिक्योरिटी को वो पैकेट सरेंडर कर देती तब क्या होता। कौन जाने वो मेरे अनजान होने की बात पर यकीन करते भी, क्यों करते। अनजान होना तो सबसे आसान और सबसे कॉमन बहाना था। और अगर एयरपोर्ट से निकलने के पहले स्निफर डॉग मुझ पे लपक जाता तो मेरी पीठ पर एक बिजली सी दौड़ गई। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आने से सचमुच बाल बाल बची थी। इससे पहले पता नहीं मुझको इतना डर कब लगा था। मुझे 2.5 साल पहले का वो दिन याद आ गया। मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पर थी, एयर इंडिया फ़्लाइट नंबर 101। ये बोइंग 777 हवाई जहाज़ था और हम करीब 370 यात्रियों को लेकर चल रहे थे। वो मेरी अमेरिका के लिए पहली उड़ान थी और अब तक की सबसे लंबी। थोड़ी घबराहट मन में पहले से ही थी, बस एक तसल्ली थी कि पायलट अनिरुद्ध था। उसका साथ मुझे बेफिक्री देता था। उसके जाने बगैर मैं उसकी तरफ झुकने लगी थी। कच्ची मोहब्बत की पहली पहली उड़ान पर था मन। वो कॉकपिट से क्रू मेंबर्स का नाम अनाउंस करते समय मेरा नाम लेता तो मुझे लगता उसने हौले से छुआ है मुझे। उस दिन 16 घंटे की उड़ान के बाद हम न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे बस उतरने ही वाले थे। मैं यात्रियों को सीट बेल्ट बांधे रखने की, सीट बैक अपराइट, विंडो शेड्स खुले रखने की हिदायत दे रही थी कि तभी अनहोनी हुई। सब कुछ कई बार चेक किया गया था, लेकिन किसी तकनीकी वजह से प्लेन का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फेल हो गया। यानी लैंडिंग के लिए कॉकपिट में जो रेडियो सिग्नल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। आखिरी पलों में टच डाउन यानी लैंडिंग अबॉर्ट कर दी गई। प्लेन हवा में चक्कर लगा रहा था। इस बीच अनिरुद्ध और दूसरे कैप्टन लगातार न्यूयॉर्क के आसपास किसी ऐसे रनवे की तलाश में थे जहां विजिबिलिटी अच्छी हो। हम सब की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और हम चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शांत आवाज में यात्रियों को चिंता की कोई बात नहीं है ये समझाने में लगे थे। प्लेन का ईंधन खत्म हो रहा था। वी रनिंग आउट ऑफ फ्यूल बट वी कैन मैनेज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अनिरुद्ध जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर से लगातार बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में जो उम्मीद थी, जो भरोसा था खुद पर, उसने मेरे भीतर का डर कहीं गायब कर दिया था। शायद उसी दिन मुझे लगा था कि यही है वो शख्स जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, जिसका हाथ थाम कर मैं आंखें बंद करके भी चल सकती हूँ। शायद वही लम्हा था जब मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। एक बीप के साथ मोबाइल पर अनिरुद्ध का मैसेज आया तो मैंने यादों के पन्नों को समेट कर रख लिया और मोबाइल उठाया। आई लव यू गार्गी,
डोंट गो, डोंट लीव मी एवर। मुझे अपने भीतर कुछ अटकता महसूस हुआ। यानी उसने मेरा नोट पढ़ लिया था। यानी जब मैंने मुसीबत में पढ़कर उसको बुलाया तब शायद वो मेरे छोड़े जाने की खबर को पढ़ रहा हो। शायद उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि लिखा क्या है मैंने। शायद वो मेरे लिखे शब्दों का मन की किसी भाषा में अनुवाद कर रहा हो। लेकिन मेरे लिए इन सबसे ज़रूरी ये था कि वो तब भी बिना सवाल किए चला आया था, सिर्फ एक बुलावे पर, और वहाँ भी अपने आप के लिए कुछ सोचे बिना मुझको बाहर निकाल लाया। और मैं उसे इसलिए छोड़ रही थी कि वो स्वार्थी हो गया था, कि उसके लिए पैसा ही प्रायोरिटी बन गया था, कि मुझे लगने लगा था कि अब मैं उसके लिए पहले जैसी ज़रूरी नहीं रही। क्या मैं गलत थी? मुझे अब उसके लिए पहले जैसा महसूस नहीं होता। क्या ये बात भी गलत थी? उफ, मेरा सर भन्नाने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे को तकिए से दबा दिया हो। मेरा दम घुटने लगा। मैंने उठकर चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और कॉफ़ी बनाने किचन में चल दी। वो किचन जिसे मैंने और अनिरुद्ध ने मिलकर ऐसे सजाया था कि वो घर में हमारी मनपसंद जगह बन गया था। अलग अलग देशों की यात्राओं में इकट्ठी की हुई तरह तरह की कॉफ़ी, रोस्टेड बीन्स, अचार, जैम। खाने के शौकीन हम दो भुक्खड़ों की रसोई में और भी न जाने क्या क्या था। बड़ा स्वाद था ज़िंदगी में। बड़े से मग में कॉफ़ी और शक्कर फेंटते फेंटते फिर बीते दिन ज़िद्दी भंवरा बन के कान में गुनगुन करने लगे। हर एक फ़्लाइट के साथ हमारा इश्क परवान चढ़ रहा था। बात हम दोनों के दिल से निकलती हुई लोगों तक पहुंचने लगी थी। हम अपनी एयरवेज के सबसे रोमांटिक कपल कहलाने लगे थे। और सिर्फ प्यार नहीं, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे थे। हम साथ फ्लाई कर रहे होते तब तो कोई फिक्र थी नहीं, पर जब हम अकेले जाते तो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले एक दूसरे को मैसेज ज़रूर करते और जो भी फ्लाई कर रहा है वो मैसेज कर देता, लैंडेड सेफली। कितना सुखद, कितना प्यारा एहसास है कि कोई है जो हमारी फिक्र कर रहा है, हमारी सलामती के लिए दुआ कर रहा है, हमारे लौट आने का इंतज़ार कर रहा है। पर ऐसा कब हुआ कि कोई फूल हमेशा के लिए खिला रहा हो, महकता रहा हो, या बादलों भरे आसमान में इंद्रधनुष निकला रहे, या मोहब्बत में हमेशा एक सी गर्माहट बनी रहे। मैं महसूस कर रही थी अनिरुद्ध के बदलावों को। अब मैं बिना उसको मैसेज किए फ्लाइट में चली जाती तो वो शिकायत नहीं करता और न ही अपनी खबर देता। मैं फिक्र करती थी, नाराज होती थी तो वो खींच जाता। ग्रो अप गौरी, वी आर नॉट किड्स एनीमोर। मैं तिलमिला जाती। अगर एक दूसरे की फिक्र करना छोड़ देना ही ग्रोइंग अप की निशानी है तो मैं नादान ही भली। मैं तो झुर्रियों वाले चेहरे में धंसी आंखों में भी एक दूसरे के लिए प्यार और फिक्र देखने का सपना सजाए हुए थी। मैं हवाला देती अपने माँ पापा का कि कैसे वो दोनों पल पल की खबर एक दूसरे को देते थे। सुनो, मैं नहा के आता हूँ। सुनो, मैं मंदिर हुआ हूँ जरा। मैं झपकी मार रहा हूँ। मैं स्टडी में हूँ। उपन्यास के आखिरी 20 पन्ने निपटा दूँ। एक घर में रहते हुए भी दोनों ऐसी निरर्थक बातें करते रहते। शायद वो जानते थे कि ये कितना जरूरी है। शायद अनिरुद्ध नहीं जानता कि ये कितना जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों पर टकराने लगे थे। अनिरुद्ध बड़े बड़े खर्चे करने लगा था। मैं घबरा जाती उसका झुकाव देखकर। उसके मन में अब मोहब्बत की जगह बड़ा करने की प्लानिंग चलने लगी थी। मैं उसके साथ घुटा हुआ महसूस करने लगी। जिस इंसान से सिर्फ मोहब्बत के लिए आस जुड़ी थी वो अब मोहब्बत देने में ही कोताही करने लगे तो क्या फायदा। तभी मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए ही मेरा अलग हो जाना अच्छा है, यही सही है। दूरी या तो एक बार फिर हमको करीब ले आएगी या अलग रहने के फैसले पर मोहर लगा देगी। अनिरुद्ध को गए 1 सप्ताह बीत गया था। वो जब भी कहीं लैंड करता, नेटवर्क में आता, तभी कॉल करता। हम जरा सी बातें करते लेकिन वो नहीं कहते जो कहना चाहते थे। न वो पूछता कि कब जा रही हो और न मैं कह पा रही थी कि मैं जा रही हूँ। हाँ, वो मैसेज में ज़रूर कहता कि मत जाओ गार्गी, स्टे विथ मी फॉरएवर। उस रात उसने हमारे मनपसंद गाने की लाइंस लिख भेजी थीं जो हमने पता नहीं कितनी बार, शायद सैकड़ों बार एक दूसरे को लिख कर भेजी थीं। You my wings to fly, you're the wind beneath them। मैं सारी रात तकिए में सर घुसाए रोती रही थी। इतना कंफ्यूज मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। दुख के पलों में सबसे गलत और खतरनाक होता है बीते हुए सुख के पलों को सोचना। ऐसा करके हम अनजाने ही अपने दुख को बढ़ावा देते हैं। ये किसी ग्रेनेड से पिन निकाल देने जैसा है।
खुद को जानते बूझते घायल कर लेने जैसा, और मैं वही कर रही थी। मुझे लगता है कि जिंदगी ईश्वर का थमाया हुआ एक एग्जामिनेशन पेपर होता है, और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस पेपर के लिए हमें न कोई तय सिलेबस दिया जाता है, न कोई सैम्पल क्वेश्चन बैंक, और साथ में नेगेटिव मार्किंग, यानी एक सवाल गलत तो 2 नंबरों का नुकसान। मैं भी ऐसा ही एक पेपर लिए बैठी थी, घबरा रही थी अपने फेल हो जाने के ख्याल से। अनिरुद्ध के मैसेज मुझको बेचैन कर रहे थे। मत जाओ गार्गी, स्टे विथ मी, आई नो यू लव मी। उफ, ऐसे हालात में कैसे उसके प्यार को ठुकरा दूं? उसने मुश्किल समय में मेरा हाथ थामा था, और वो भी तब जब मैंने उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। और मैं तो उसको प्यार भी करती थी ना। उसे छोड़ के जाने के फैसले की वजह वो था, उसका बदला व्यवहार था, मैं नहीं। और अब मेरा रुक जाना? सच कहूं तो खुद को बेहद मतलबी और मौका परस्त महसूस कर रही थी कि अगर उस दिन वो वाकया ना हुआ होता तो शायद आज मैं अनिरुद्ध को छोड़कर जा चुकी होती। पर अब नहीं। उसके मैसेज, उसकी प्यार भरी बातें, उसका मनोहार, सब कुछ मेरे फैसले को डगमगा रहा था, मेरे कदमों को देहरी पार करने से रोक रहा था। और उस दिन न जाने कितने महीनों बाद अनिरुद्ध का मैसेज आया, फ्लाइंग फ्रॉम अटलांटा वाया लंदन, सी यू टुमारो नाइट। और न जाने कितने महीनों बाद मैंने भी मैसेज किया, हैव अ सेफ फ्लाइट। बीते दिनों में धीरे धीरे अनिरुद्ध के न रहते हुए भी मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया था। जो चीज़ें हमने साझा करके ख़रीदी थी उनको मैं साथ नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने सिर्फ अपना एकदम पर्सनल सामान पैक किया था। मेरे जूते चप्पल, मेकअप का ढेर सारा सामान, मेरी यूनिफॉर्म और बाकी कपड़े, बैग्स, पर्स, घड़ियाँ। अनिरुद्ध के तोहफे बहुत सोचने के बाद रख लिए कि वो ये न सोचे कि मैंने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था। दीवार पर लटकी एक फ़ोटो फ्रेम भी उतार ली जो शायद मैं पेरिस से लाई थी, जिस पे एक कोट लिखा था, इफ़ आई हैड टू चूज आई वुड रादर हैव बर्ड्स दैन एयरप्लेन्स। मैंने भी अपनी चॉइस तय कर ली थी, समझा लिया था खुद को, क्योंकि समझ लिया था अनिरुद्ध को। पर अब ये मन कच्चा कैसे होने लगा था? मैंने परेशान होकर माँ को फ़ोन किया, पुराने दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों के हालचाल जाने। मन की बेचैनी मगर किसी हाल कम नहीं हो रही थी। आखिर अनिरुद्ध के लौटने का दिन आ गया। उसका मैसेज आया, जस्ट लैंडेड। मैंने थम्स अप का साइन बना दिया और किचन में जाकर कॉफ़ी फेंटने लगी। पतीली में दूध भी उबालने रख दिया। मन पहली मुलाकात जैसा हो रहा था, हवा के झोंके में डोलता पीपल के पत्ते जैसा। आधे घंटे के बाद डोरबेल हुई। मैं किचन टॉवल से हाथ पोंछती बाहर आई। अपने आप में थोड़ा असहज थी। दरवाज़ा खोला तो सामने आंखों में मुस्कुराहट और चेहरे पे वही पुराना चाम लिए अनिरुद्ध खड़ा था। मेरा मन जैसे पिघलने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। मैंने अचकचा के कहा, तुम्हारे पास अपनी चाबी नहीं थी? मैंने बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल किया था। भावनाओं को छिपाने का सबसे मजबूत हथियार होते हैं ये निरर्थक रूखे सवाल। अनिरुद्ध मुस्कुराया। दरवाज़ा खुलते ही एक जोड़ी इंतज़ार करती आंखों को देखने की तलब उठी थी। आई लव टू सी योर हैप्पी फेस व्हेन आई कम होम। मैं हंस पड़ी। पायलट इन कमांड कैप्टन अनिरुद्ध ग्रोवर शायराना हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम साथ थे, बहुत दिनों बाद, बहुत करीब। वो मेरे माथे को चूमता, मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरता कह रहा था, अच्छा किया तुम नहीं गई गार्गी, अच्छा किया। और मैं उसे छोड़ के जाने का फैसला मन के किसी कोने में दफन करके उसकी बाहों में सिसक रही थी। वो बुदबुदाया, आई नो यू लव मी, यू स्टिल लव मी। मैं कहती जा रही थी, पर सच कहूं तो ये शब्द, ये 4 अक्षरों का शब्द लव मुझे अब भी बेचैन कर रहा था। आने वाले कुछ दिन एक अलग तासीर लिए हुए थे। अनिरुद्ध मेरे भीतर की खलबली समझ रहा था, लेकिन हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। मेरा उसे छोड़ के जाने का फैसला जैसे अब किसी ठंडे बस्ते में पटक दिया गया था। अनिरुद्ध मुझे बच्चों की तरह बहलाता रहा। बात बात पर मेरी आंखों में उतर आए खौफ को मेरी पलकें चूम कर बुहार देता था। मेरे मन के आंगन में छाने वाले कुहासे पर वो नर्म धूप बनकर उतर आता। मत याद किया करो उन बातों को जो तकलीफ देती हैं, जो डराती हैं। जानती हो, भूल जाना भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। वो मुझे समझाता रहता। अनिरुद्ध मुझे अपना पूरा पूरा वक्त दे रहा है।
बीते दिनों की तरह फ़ोन पे नहीं जूझता रहता। अपने फ़्लाइट शेड्यूल भी ऐसे प्लान किए कि मुझे ज़्यादा दिन अकेले नहीं रहना पड़ता। हमारे अपार्टमेंट में पहले की तरह दिन भर धीमी आवाज़ में गज़लें बजने लगी थीं। एक दिन सुबह मैं बालकनी में रखे गमलों की कटाई छटाई कर रही थी। मौसमी फूलों से भरी थीं ये डालियाँ। दूर दिखते खामोश समंदर के पार उगता सूरज बहुत भला लग रहा था। मुझे लगा फूल, पानी और ये सिंदूरी रंग कुदरत की बनाई सबसे सुंदर चीज़ें हैं। ऐसा ही होना चाहिए हर चीज़ को, सुंदर और सुकून देने वाली। कॉफ़ी! अनिरुद्ध की आवाज़ से मैं चौंक गई। वो मेरे पास पड़े छोटे से मूढ़े पर बैठ गया और बोला, यू नो व्हाट आई फील, तुम्हें अब काम पे जाना शुरू कर देना चाहिए। काम? फ्लाइट्स? मुझे लगा जैसे अचानक सारे फूल कुम्हला गए, पानी खारा हो गया और सिंदूरी रंग फीका पड़ गया। अनिरुद्ध ने झुककर मेरी कलाई थाम ली, हाथ से खुरपी लेकर अलग रख दी और मेरी उंगलियां सहलाने लगा। गार्गी, तुम्हारा एक सपना था, याद है? ढेर सारा ट्रैवल। अभी कितना कुछ पाना बाकी है, कितनी उड़ानें, कितने और एक्सपीरियंसेस बाकी हैं। ऐसे लाइफ से दूर थोड़े भागा जाता है। मैं अनिरुद्ध की बातें सुनती रही। उसका कहा एक एक लफ्ज़ मेरे भीतर बैठे डर को जैसे हल्के हल्के स्पर्श से बुहार कर दिल से बाहर करता रहा। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत जैसे लौट रही थी। अगले हफ्ते मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वही सलीकेदार गहरा मेकअप, ऊंचा कसा जूड़ा, कड़क यूनिफॉर्म। मैं एयरपोर्ट में थी, मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रोशनी से जगमगाता, चिकने फ्लोर, बेआवाज़ चलते एस्केलेटर्स और खुलते बंद होते कांच के दरवाजे। मैं दूसरे कैबिन क्रू की तरह अपना बैगेज लेकर सिक्योरिटी की तरफ चल दी। एक बार फिर वो दिन मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया, लेकिन आज अनिरुद्ध मेरे साथ था, मेरे एकदम करीब। जब तक हम फ्लाइट ब्रीफिंग के लिए डिस्पैच डेस्क में पहुंचे, तब तक मेरे भीतर का डर खत्म होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम ऑन बोर्ड थे। हमें यहाँ से कोलंबिया के एल्डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफ़र तय करना था। बीच में वॉशिंगटन में कुछ घंटों का लेओवर। कुछ देर में प्लेन हवा में था। न जाने कितने दिनों बाद मैंने टेक ऑफ का रोमांच महसूस किया था। न जाने कितने दिनों बाद ये गब्दू बादल मेरी नज़रों की हद में थे और कितने ही दिनों बाद मैं तरह तरह के चेहरों को देख रही थी। मैं खुश थी और इस बात की तसल्ली भी थी कि प्लेन का कैप्टन अनिरुद्ध था। कोलंबिया यानी एल्डोराडो एयरपोर्ट पर क्रू कोच हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसमें हम सीधे कस्टम डिपार्टमेंट पहुंचे और हमें कोलंबिया में स्टे करने के लिए अथॉरिटी लेटर दिया गया। फिर हम होटल चले गए क्योंकि अगली फ्लाइट में अभी पूरा एक दिन था। क्रू मेंबर्स अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और अनिरुद्ध फिर एक साथ थे। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। फ्रेश होकर हम शहर घूमने चले गए। कुछ शॉपिंग, कुछ खाना पीना, कुछ वहाँ के तालाब फुलसुम लेक के आसपास तस्वीरें खींची। मुझे लगा अब सही वक्त था जब मुझे कुछ ताज़ी यादें इकट्ठा कर लेनी चाहिए, पुराने दिनों की मटमैली यादों को भुलाकर। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो अनिरुद्ध उठ चुका था। वो कमरे में बिखरा सामान समेट रहा था। सामने उसका और मेरा बैग खुला था। वो एक एक करके उसमें चीज़ें अरेंज कर रहा था। मैं उनींदी आंखों से उसको देखती रही। कितना संजीदा चेहरा, सोच में डूबा हुआ। मुझे उसके साथ बिताए सारे साल याद आ गए। मेरा उस पर पहली नज़र में मर मिटना, फिर हमारी मोहब्बत, फिर मेरा उसके फ्लैट में मूव करना, फिर मुझे महसूस होना कि वो बदल रहा है, कि हमारे बीच प्यार कम, कीमती तोहफे, लग्जरी ट्रिप्स, पैसे, इन सब की बातें होने लगी। और फिर मेरा उसको छोड़ के जाने का फैसला। और उस दिन एयरपोर्ट पे मेरे बैग से उन पैकेट्स का निकलना और अनिरुद्ध का बिना एक भी सवाल किए मुझको संभालने आ जाना। मेरी आंखों के कोर भीगने लगे। हे व्हाट हैपेंड? अनिरुद्ध कब मेरे पास आकर बैठ गया मुझे पता ही नहीं चला। उसने मेरा माथा चूम लिया। गेट अप, लेट्स गेट रेडी, पैकिंग कर लो। मैं वॉशरूम चली गई। देर तक शावर के नीचे भीगती रही। बीती सारी कड़वाहट बहा देना चाहती थी। सारी गलत फहमियाँ, सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें। सर पर तौलिया लपेटे निकली तो देखा अनिरुद्ध मेरे बैग पर झुका हुआ है। मैं पास आई तो वो हट गया और बैग की जिप चढ़ा दी। मैं नीचे रेस्टोरेंट में हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी, कह के निकल गया। मैं तैयार होने लगी। मैंने बाल ब्लो ड्राई किए, यूनिफॉर्म पहनी, फिर तैयार होने के लिए वैनिटी किट खोजने लगी। यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई लेकिन दिखा नहीं।
होटल के वार्डरोब, बेडसाइड ड्रॉअर सब देखे, अपना बैग टटोला, लेकिन वहाँ भी नहीं। कहाँ गया? मैं परेशान होने लगी। वॉशरूम में जाके चेक किया, वहाँ भी नहीं। मैंने परेशान होकर अपने बैग की जिप खोली और सारा सामान बेड पे उलट दिया और उसे ज़ोर से खंगाल दिया। फिर अंदर हाथ घुमाया और वहाँ बिल्कुल नीचे एक किनारे लेदर की लाइनिंग के नीचे मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ नरम सा। मैंने खींच के बाहर निकाला तो वही सफ़ेद पाउडर वाले पाउच। ऐसा लगा जैसे कोई देखी हुई फिल्म की रील दोबारा चला दी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने टेबल पर रखे जग से पानी उठाकर अपने सर पर उड़ेल लिया और वहीं बैठ गई। मुझे ध्यान आया कि अनिरुद्ध मेरे बैग पे झुका हुआ था। तो क्या अनिरुद्ध? ये पैकेट्स अनिरुद्ध रख रहा था मेरे बैग में, मेरा इस्तेमाल कर रहा था वो मुझे बचाने का वो सब नाटक था। कैसा ढोंग रचा था उसने। मैं कांप गई। पता नहीं कितने दिनों से ये चल रहा होगा। न जाने कितनी बार मैंने ऐसे पैकेट्स यहाँ वहां पहुंचाए होंगे। मेरे भीतर तूफान मचा था, खून खौल रहा था मेरा। लेकिन अब सामने ये सवाल था कि करूं क्या? उससे सीधा सवाल करूं? नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतना बड़ा अपराध कबूलेगा। जानती हूं कि कोई भी इस ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मामले में एक बार फंसा और किसी तरह बच भी गया तो करियर फिर भी खत्म। फिर क्या रिपोर्ट करूं? यहां परदेश में, जहां मेरी कोई सुनने वाला नहीं? नहीं, ये सही जगह, सही मौका नहीं है। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और एयरलाइन को रिपोर्ट कर दिया कि फैमिली इमरजेंसी है, मैं फ़्लाइट ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मैं सीधे एयरपोर्ट पहुंच गई। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से इंडिया की फ़्लाइट लेनी थी। कोई भी एयरलाइन हो, किसी भी देश से होके जाती हो, कितना भी ट्रैवल टाइम हो, मुझे बस यहाँ से निकलना था। इस बीच अनिरुद्ध का फ़ोन आता रहा। मैंने पहले इग्नोर किया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं प्लेन की विंडो सीट पर सर टिकाए बैठी थी। लौट रही थी वापस। कुछ दिन पहले जो फैसला लिया था उस पर अमल कर रही थी। अनिरुद्ध से अलग हो जाने का फैसला। बाहर बादलों के गुच्छे तैर रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। हवाई यात्राएं मेरा सबसे मनपसंद ख्वाब थीं और इन्हीं यात्राओं ने मुझको मोहब्बत दी और ज़िंदगी का सबक भी। कुछ दिनों तक हवाई यात्रा, बादलों और मोहब्बत के ख्याल से भी दूर रहने का मैंने वादा किया था खुद से। एयर होस्टेस की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। हैप्पी ऑनवर्ड जर्नी। बस इतनी सी थी ये कहानी।